चलिएगा, तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर, जो बनते हैं बंगाल के पहले गवर्नर और जनरल। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के, और अगर हम इनके टेनर की बात करें, कार्यकाल की बात करें, तो आप सभी को पता है 1773 से 1785 तक। ठीक है, 1773 से लगभग 1785 तक का जो टेनर रहता है वो किसका रहता है? वॉरेन हेस्टिंग्स का। ठीक है, अब आप सभी को पता है 1773 में एक महत्वपूर्ण एक्ट पास हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट दैट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1773, दैट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्हें क्या बनाया जाता है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज नोन एज वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए उसके पहले कुछ बात कर लेते हैं अपन। तो he was known as the founder of British Empire in India along with रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ साथ इन्हें भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल रहा, रॉबर्ट क्लाइव ने जिस सूझबूझ के साथ, जिस डिप्लोमेसी के साथ, कूटनीति के साथ, चालाकी के साथ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित किया, और जो भी रोल उन्होंने निभाया है एज इट इज यहाँ पे हम उनके साथ साथ और जो नाम दे देते हैं वो किसको दे देते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया है? कुछ सुधार किए हैं, कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, चाहे वो प्रशासन में हो, न्यायपालिका में हो, चाहे वो राजस्व से रिलेटेड हो। ठीक है, तो काफी रिफॉर्म्स इन्होंने किए हैं बंगाल में। तो बंगाल की ही बात करेंगे क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी पर ही अभी पॉलिटिकल कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था। ठीक है, देखिए 3 नाम काफी महत्वपूर्ण होते हैं यहाँ पे ओवरऑल अगर बात करें इनिशियल लेवल पर। तो एक नाम हो गया है रॉबर्ट क्लाइव का, दूसरा नाम हो जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स का, और तीसरा नाम हो जाता है कॉर्नवालिस का। ठीक है, इनके जस्ट बाद जो गवर्नर जनरल बनता है वो कौन बनता है? कॉर्नवालिस। ठीक है, चार्ल्स कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के बाद कौन बनता है? सर जॉन सॉर, और जॉन सॉर के बाद कौन बनता है? तो वो नाम आ जाता है लॉर्ड वेलेजली। यानी ये 5 नाम आप लोग ध्यान रखें, इसमें भी जॉन सॉर का नाम हटा दें तो फिर आप लोगों को मिल जाता है लॉर्ड वेलेजली का नाम। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अब देखिए यहाँ पे इनके बारे में बात, तो मैंने क्या कहा? ही वॉज नोन एज द, या ही इज क्रेडिटेड along with the रॉबर्ट क्लाइव फॉर laying the foundation of British Empire in India। ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का एक श्रेय इनको भी दिया जाता है। देखिए 1773 में हम बोल सकते हैं गवर्नर जनरल, इसके पहले क्या थे? गवर्नर थे। कहाँ के? बंगाल के। तो बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। ही वॉज एन एनर्जेटिक ऑर्गेनाइजर एंड रिफॉर्मर। तो ये जाने जाते हैं एक एनर्जेटिक, एक ऊर्जावान ऑर्गेनाइजर के रूप में, और साथ ही सुधार करता है, इट मीन्स रिफॉर्मर के रूप में। ठीक है, इन 1779 टू 1784 इनके शासनकाल का एक दौर 1779 टू 1784, इस समय पर इन्होंने जो भारतीय शासक थे, जो नेटिव रूलर्स थे, जो नेटिव कोलिजन किया गया था, देसी शासकों ने जो गठबंधन कर लिया था फ्रांस के शासकों या फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और उनके साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की जो भिड़त हुई है, जो टक्कर हुई है, उस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं वो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स हुए हैं। ठीक है, इन 1779 टू 1784 he led the forces of East India Company against a strong coalition of native states and the French। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किया है 1779 से 1784 के बीच में, 1779 से 84 के बीच में। और इस दौरान भारतीय राजाओं ने या भारतीय शासकों ने किसके साथ गठबंधन किया था? फ्रांस के साथ। अब आप लोग यहाँ पे समझें कि 1779 से 1784 इस दौर में आप लोग देखते हैं कि क्या क्या युद्ध हुए हैं, क्या क्या आक्रमण वगैरह हुए हैं। तो सबसे पहली चीज आप लोग को देखेंगे कि 1775 में 1775 से 1782 1782 के बीच में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इस दौर में हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी फंस गई थी मराठों के साथ युद्ध में। ठीक है, मराठों के साथ युद्ध में इस दौर में फंसी थी, और इस समय पर कई सारे युद्ध मराठों के साथ हुए थे। ठीक है, और इस युद्ध के बेसिकली अगर कारण की बात की जाए, इस युद्ध के बेसिक रीजन की बात की जाए, तो मराठों का अपना खुद का इंटरनल मैटर था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी एंगेज हो जाती है। और उसमें हमने देखा है किस तरह से रघुनाथ राव जो
पेशवा की हत्या कर देते हैं। किसकी हत्या कर देते हैं? पेशवा जो नॉमिनेट किए जाते हैं नारायण राव, ठीक है, नारायण राव की हत्या उनके चाचा के द्वारा, उनके अंकल के द्वारा कर दी जाती है या करवा दी जाती है, जिसका नाम क्या था? रघुनाथ राव, ठीक है। और आप सभी को पता है नारायण राव की बात की जाए तो माधव राव के ही क्या थे? भाई थे, माधव राव, जिनकी मृत्यु हो गई थी ड्यू टू टीबी की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। किसकी? माधव राव की। माधव राव जो 1761 से 1772 के दौरान पेशवा के रूप में बनते हैं 1772 तक। और फिर क्या होता है? माधव राव के बाद नारायण राव पेशवा बन जाते हैं, ठीक है। माधव राव के बाद कौन पेशवा बन जाते हैं? नारायण राव, ठीक है। और नारायण राव की ही हत्या करवा दी जाती है किसके द्वारा? रघुनाथ राव के द्वारा। और फिर रघुनाथ राव पेशवा बन जाते हैं। फिर जो मराठों की इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, मराठों के जो लीडर्स हैं वो रघुनाथ राव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज अ पेशवा, क्योंकि उन्होंने अपने ही भतीजे की हत्या करी है, उन्होंने ही नारायण राव की हत्या करवाई है। तो जैसे ही रघुनाथ राव पुणे से बाहर निकलते हैं किसी दूसरे आर्म्ड प्रोग्राम पर साउथ में, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में जो रिवोल्ट होता है उसको कॉन्कर करने के लिए, क्योंकि वहां तक मराठा साम्राज्य था। तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वैसे ही उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं नाना फडणवीस, वो उनके ऊपर जो क्रिमिनल केस था उसे वापस से ओपन कर देते हैं और उनके ऊपर मृत्युदंड का या उनका जो आरोप था वो साबित हो जाता है और फाइनली उन्हें वहां से हटा दिया जाता है, ठीक है। और जो पेशवा है वो बनाया जाता है नारायण राव के ही एक अल्पवयस्क पुत्र या एक छोटे से पुत्र को, जिसका नाम रखा जाता है सबाई माधव राव, ठीक है, 1.5 ऑफ माधव राव, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये माधव राव का ही क्या है? दूसरा जन्म है और माधव राव के ही अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए इसने जन्म लिया है, ठीक है, जो नारायण राव का पुत्र होता है। तो एक 40 दिन के बच्चे को पेशवा बना दिया जाता है। लेकिन अब जो रघुनाथ राव था वो काफी ज्यादा एंगर था, काफी ज्यादा गुस्से में था और वो अलग अलग जगहों से घूमता फिरता होता हुआ, अलग अलग जगहों से हेल्प मांगता हुआ फाइनली पहुंच जाता है सूरत। और सूरत में ब्रिटिशर्स की हेल्प लेता है, सूरत में अंग्रेजों की मदद लेता है। कहां से? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। बॉम्बे जो अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी वहां से वो हेल्प ले लेता है, ठीक है। और फाइनली अंग्रेजों की मदद से उसे कुछ ब्रिटिश फोर्स मिल जाती है और वो अटैक करते हैं कहां पर? पुणे पर, ठीक है। और इस तरह से ये ब्रिटिशर्स इंगेज हो जाते हैं, ब्रिटिशर्स शामिल हो जाते हैं कहां पर? एंग्लो मराठा वॉर में। लेकिन देखिए उस समय पर हम बात करें कलकत्ता प्रेसिडेंसी की, तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कौन बैठे हुए थे? वॉरेन हेस्टिंग्स बैठे हुए थे। वॉरेन हेस्टिंग्स अपना आदेश पहुंचाते हैं, अपना ऑर्डर पहुंचाते हैं मराठा रूलर्स को भी और साथ ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी कि इस युद्ध को यहीं पर समाप्त किया जाए, इस वॉर को यहीं पर समाप्त किया जाए, ठीक है। और फिर एक ट्रीटी की जाती है जिसे बोला जाता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर या पुरंदर की संधि, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं एंग्लो मराठा वॉर में, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या होता है, ये वॉर बढ़ते जाता है, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाती है। फाइनली 1782 में 1782 में ये वॉर खत्म हो जाता है, ठीक है। एक ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ सालवाई, तो सालवाई की संधि के साथ ही युद्ध खत्म हो जाता है 1782 में, ठीक है। अब इस समय पर क्या है, अंग्रेज और मराठे हल्के हल्के से इनके बीच में अच्छे रिलेशनशिप हो जाते हैं और ये मराठे किसके अगेंस्ट आ जाते हैं? मैसूर के हैदर अली के अगेंस्ट में, ठीक है। अब हैदर अली के साथ भी इनका युद्ध चल रहा है जिसको हम बोलते हैं एंग्लो मैसूर वॉर, जो कब से कब तक चलता है? तो वो चलता है 1784। दिस वाज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर था। पहला मैंने बताया है 1766 टू 1769 जिसमें ब्रिटिशर्स हार जाते हैं, ठीक है, और ट्रीटी ऑफ मद्रास उन्हें साइन करना पड़ती है। बट दिस वाज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो 1780 टू 1784 तक चलता है और फाइनली ये युद्ध एक ट्रीटी के साथ ही समाप्त हो जाता है जिसे ट्रीटी ऑफ बेंगलोर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं 82-84, ये हो गया मैसूर वॉर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो मैसूर वॉर हो रहा है और ये जो मराठा वॉर हो रहा है, इन दोनों वॉर्स में फ्रांसीसियों का भी क्या है? योगदान है, फ्रांसीसियों का भी गठजोड़ देखने को मिलता है। क्योंकि जब हम एंग्लो मराठा वॉर की बात करते हैं तो इसी समय पर क्या होता है कि जो नाना फडणवीस होते हैं मराठी साम्राज्य के उस समय के एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन जो पूरी व्यवस्था को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक फ्रांस की कंपनी को या फ्रांस के लोगों को वेस्टर्न कोस्ट पर एक पोर्ट दे देते हैं, एक बंदरगाह दे देते हैं व्यापार करने के लिए, ठीक है। और साथ ही उनके साथ ट्रीटी कर लेते हैं, एक संधि कर लेते हैं जिसके तहत फ्रांसीसियों के द्वारा, फ्रेंच के द्वारा
मराठी सोल्जर्स को, मराठी सिपाहियों को ट्रेंड करने की बात होती है, उन्हें प्रशिक्षण देने की बात होती है। तो इस प्रकार की संधि कर ली जाती है। तो यानी फ्रांसीसियों का यहाँ पर गठबंधन था। और साथ ही अगर हम बात करें हैदर अली या टीपू सुल्तान की, तो फ्रांसीसियों के उनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे और फ्रांसीसी कंटिन्यूसली हेल्प किया करते थे। और फ्रांसीसियों का एक सेंटर भी था, एक ट्रेडिंग सेंटर भी था जो मैसूर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अगर हम बात करें माहे पांडिचेरी की, ठीक है ना, तो वो मैसूर में आता था। तो फ्रांसीसियों के साथ इनके अच्छे रिलेशनशिप थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रांसीसियों का जो गठजोड़ हुआ है वो इनके साथ हुआ है, नेटिव इंडियन रूलर्स के साथ। और इस समय अंग्रेजों के पॉलिटिकल जो लीडर अगर देखे जाएं, मेन पर्सन देखे जाएं, तो वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने काफ़ी सूझबूझ और काफ़ी डिप्लोमेसी के तहत इस वेटल को समझा, इन युद्धों में अपनी भूमिका निभाई और फाइनली सभी जगहों पर उन्हें विक्ट्री भी हासिल हुई है। ठीक है, फाइनली अब देखिए इन 1787 की बात करें तो देखिए 1785 में ये रिटायर हो जाते हैं और ये रिजाइन दे देते हैं और वापस कहाँ लौट जाते हैं? ये लौट जाते हैं अपने देश। 1787 के लगभग 1787 के लगभग ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट होती है, ब्रिटेन की जो संसद होती है, वहां पर इनके ऊपर करप्शन के आरोप लगाए जाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं और इन पर भी इम्पीचमेंट या महाभियोग का केस चलाया जाता है। ठीक है, हालांकि ये इम्पीचमेंट के उस केस से क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं। लगभग 1795 तक ये क्या हो जाते हैं? बरी हो जाते हैं अपने उस महाभियोग या इम्पीचमेंट के केस से। और फिर ये प्रीवी काउंसलर भी बनते हैं लगभग 1814 तक। तो आप लोग देख रहे हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिनके ऊपर भी इम्पीचमेंट या महाभियोग का केस चलता है, उसके भी कई रीजन थे, कई कारण थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए इन्होंने अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी को कब ज्वाइन किया था, तो लगभग 18 साल की उम्र में 1750 में, ओनली 18 ईयर की एज में, सिर्फ 18 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया है? ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। और 1750 में, इन 1750 ये कैलकाटा में पहुंच गए थे, कलकत्ता पहुंच गए थे। ठीक है, रीचिंग कैलकाटा इन अगस्त 1750, 1750 में कलकत्ता पहुंच गए। ठीक है, ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो एक क्लर्क की पोस्ट से करते हैं, सिर्फ एक क्लर्क के पद से ये अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये अपनी जो जब कलकत्ता में होते हैं तो जो दूसरी लैंग्वेज जो थी, जैसे कि उर्दू हो गई, पर्शियन हो गई, इन लैंग्वेज और जो इंडिया की जो लैंग्वेजेस थी उन लैंग्वेज को काफ़ी अच्छी तरीके से सीख लेते हैं और उसके अच्छे खासे मास्टर बन जाते हैं। ठीक है, हिज वर्क वॉन हिम प्रमोशन इन 1752, 1752 में इन्हें प्रमोशन मिल जाता है अपने कार्य के कारण। और ये कासिम बाजार जो एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, वहां पर इन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है, वहां पर उन्हें भेज दिया जाता है और इन्हें कहा जाता है कि आपको विलियम वॉटसन के अंडर में रहकर काम करना है। ठीक है, तो इन 1752 में, अब आप लोग समझे कि वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल कब बने हैं? 1773 में बने हैं। लेकिन ये इंडिया कब आ चुके थे? तो ये इंडिया 1750 में ही आ चुके थे, कैलकाटा में एज अ क्लर्क की पोस्ट पर अपॉइंट हुए थे 18 साल की उम्र में। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें 1752 में इन्हें प्रमोशन मिल गया और ये कासिम बाजार पहुंच गए हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था बंगाल में। अब कासिम बाजार में जाकर ये किसके अंडर में काम करेंगे? किससे पॉलिटिक्स के छोटे छोटे चीज़ों को सीखेंगे? तो विलियम वॉटसन के पास ये जाते हैं, उनके अंतर्गत ये काम करते हैं। ठीक है, व्हाइल देयर ही गेन्ड फर्दर एक्सपीरियंस इन द पॉलिटिक्स और द पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जहां पर इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिक्स और पॉलिसीज के बारे में जानकारी मिलती है। अब विलियम वॉटसन कौन थे? विलियम वॉटसन की बात को समझते हैं। विलियम वॉटसन आखिर कौन व्यक्ति था, उसको समझते हैं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर हुआ करता था विलियम वॉटसन, जो बंगाल में अपॉइंटेड था, जो बंगाली, हिंदुस्तानी, पर्शियन यानी फारसी, कई प्रकार की लैंग्वेजेस में अच्छा खासा निपुण था, यानी अच्छा लैंग्विस्टिक उसको कहा जा सकता था। ही वॉज द चीफ ऑफ कासिम बाजार फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। कासिम बाजार की में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री थी उसमें वो एक हेड हुआ करता था, वहां का चीफ हुआ करता था। ठीक है ना, ही वॉज द चीफ ऑफ कासिम बाजार फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव मेड वॉटसन द कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव टू द नवाब्स कोर्ट एट मुर्शिदाबाद।
क्या किया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव पता है ना, रॉबर्ट क्लाइव जो 1758 से 1760 तक बंगाल के गवर्नर बनते हैं और 1757 में प्लासी का युद्ध भी जीतते हैं। 1756 से ही उनका बंगाल में भूमिका होती है। 1756 में ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन की जाती है, ठीक है, लगभग 1757 में जनवरी या फरवरी के मंथ में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वॉरेन आपके रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, विलियम वॉटसन को जो बंगाल की राजधानी थी, नवाब की राजधानी थी मुर्शिदाबाद, वहां पर अपने ऑफिसर के रूप में या अपने एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट कर देते। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव मेड वॉटसन द कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव टू द नवाब्स कोर्ट एट मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में इन्हें कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाता है नवाब के दरबार में, और नवाब की जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद थी। ठीक है, क्लाइव इंगेज्ड वॉटसन टू वर्क out a secret plan for the final overthrow of Sirajuddola and to install a favorable ruler instead। तो यहाँ पे क्लाइव के साफ साफ निर्देश थे, आप सभी को पता है। ट्रीटी ऑफ अलीनगर लगभग जनवरी फरवरी में होती है। उसके पहले आप सभी को पता है कि किस तरह से कलकत्ता में अंग्रेजों का जो ट्रेडिंग सेंटर था, अंग्रेजों का जो फोर्ट था विलियम, उस पर हमला किया जाता है नवाब के द्वारा, और फिर वहां से कुछ अंग्रेज भाग कर जाते हैं, और जब वो भाग कर जाते हैं तो वो फुल्टा आइलैंड पर चले जाते हैं। फिर हेल्प करने के लिए बुलाया जाता है, क्लाइव अपनी सेना के साथ आते हैं और ट्रीटी ऑफ अलीनगर और नवाब की सेना को हराकर उन्हें ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन की जाती है। और फिर इसके बाद भेजा जाता है किसे, हेस्टिंग्स को मुर्शिदाबाद में। और मुर्शिदाबाद में जब इन्हें भेजा जाता है तो इन्हें साफ निर्देश दिए जाते हैं कि आपको एक सीक्रेट प्लान करना है। किसे, सॉरी, विलियम वॉटसन को भेजा जाता है। विलियम वॉटसन को ये साफ निर्देश दे दिए जाते हैं कि आपको क्या करना है, आपको ऐसा सीक्रेट प्लान तैयार करना है, एक कंस्पायरेसी करना है, जिससे कि हम बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पद से हटा सकें और अपने पसंदीदा व्यक्ति को पद पर बिठा सके। तो यहाँ पे विलियम वॉटसन की एक मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका थी, एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल था टू ओवरथ्रो सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला को हटाने में और उसके खिलाफ जो कंस्पायरेसी की गई, उसके खिलाफ जो षड्यंत्र किया गया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर देखी जाए तो फिजिकली और ग्राउंड लेवल पर अगर किसी की थी तो विलियम वॉटसन की थी। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव तो उसे सिर्फ निर्देश दे रहे थे, काम जो कर रहा था ग्राउंड पे वो कौन कर रहा था, विलियम वॉटसन कर रहा था। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं हम कि सिराजुद्दौला एंड टू इंस्टॉल अ फेवरेबल रूलर इंस्टीड वॉटसन द सेटअप कॉन्टैक्ट विथ द डिसीडेंट आमिर्स नॉवेल्स कमांडर्स ऑफ द मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो अब क्या होता है, मुर्शिदाबाद के जो दरबार के दूसरे महत्वपूर्ण ऑफिसर्स थे, जैसे जो अमीर वगैरह होते थे, कमांडर वगैरह होते थे, ठीक है ना, जो मुख्य व्यक्ति हुआ करते थे दरबार के, उन सभी से ये कांटेक्ट करते हैं और उन सभी को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे मीर जाफर हो गया है, राय दुर्लभ हो गया, यार लुफ्त खान हो गया है। यार लुफ्त खान और मीर जाफर आर्म्ड जनरल या सेनापति हुआ करते थे। ठीक है ना, इसी प्रकार राय दुर्लभ की बात करें, राजवल्लभ की बात करें, सब लोग महत्वपूर्ण या शक्तिशाली लोग थे बंगाल के। ठीक है, बंगाल के दरबार के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे मीर सिराजुद्दौला के। तो सिराजुद्दौला के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे उन सबसे ये कांटेक्ट करते हैं, उन सबको अपने षड्यंत्र में शामिल करते हैं। ठीक है, वॉटसन प्लेड अ रोल इन फॉर्गिंग द ग्रैंड कंस्पायरेसी अगेंस्ट द सिराजुद्दौला विच लेड टू द बैटल ऑफ प्लासी ऑन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक बड़ी सी षड्यंत्र कर लेते हैं, कंस्पायरेसी कर लेते हैं। और इस कंस्पायरेसी में आप सभी को पता है, क्योंकि जब हम बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं तो बैटल ऑफ प्लासी इज नॉट अ रियल वॉर, इट वाज द स्टोरी ऑफ कंस्पायरेसी। ये सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र की कहानी थी जिसमें कोई युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, और इस कंस्पायरेसी की अगर बात की जाए, अगर आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस कंस्पायरेसी के पीछे किसका रोल था, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट क्लाइव का था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने किसे भेजा था, रॉबर्ट क्लाइव ने भेजा था विलियम वॉटसन को। ठीक है, तो विलियम वॉटसन एक्चुअली काम कर रहा था, विलियम वॉटसन एक्चुअली पर्दे के अंदर था। ठीक है, पर्दे के बाहर जो व्यक्ति था वो रॉबर्ट क्लाइव था, पर्दे के अंदर जो बैठा हुआ था वो कौन बैठा हुआ था, वो बैठा हुआ था आपका विलियम वॉटसन, जो एक्चुअली काम कर रहा था, जो एक्चुअली रोल निभा रहा था। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि ये इस तरह से कंस्पायरेसी कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाता है और प्लासी में डिसिसिवली एक विक्ट्री हो जाती है किसकी, आपके रॉबर्ट क्लाइव की। देन जब पुरस्कार दिया जाता है इस चीज का, ठीक है, तो इसका जो उन्हें अवार्ड मिलता है, तो आप सभी को पता है कि जो मीर जाफर को अपॉइंट किया जाता है, और फिर जो मीर जाफर है
वो 20 लाख रुपीस 20 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में देता है किसे, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को 20 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन अगर हम विलियम वॉटसन की बात करें तो विलियम वॉटसन को भी 10 लाख रुपीस 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है बाय द मीर जाफर। मीर जाफर 10 लाख रुपए देता है किसे, आपके विलियम वॉटसन को अपने फंड में से, अपनी ट्रेजरी में से, ठीक है। और जबकि 20 लाख रुपए किसको मिलते हैं, वो मिलते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। देखिए हेस्टिंग सर्व्ड एज अ वॉलंटियर। अब देखिए हम हेस्टिंग की बात करते हैं, अभी तक तो हम बात कर रहे थे विलियम वॉटसन की, अब हेस्टिंग की अगर बात की जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स जिन्हें बंगाल में अपॉइंट किया गया था, ठीक है, जिन्हें कासिम बाजार में अपॉइंट किया गया था विलियम वॉटसन के अंडर में, लेकिन जब कलकत्ता पर अटैक होता है, जब कलकत्ता में हमला होता है और फिर क्या किया जाता है कि बंगाल के नवाब की जो पॉलिसी होती है वो एंटी ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाती है, अंग्रेजों के अगेंस्ट में हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, सभी अंग्रेजों को जो इनके आसपास होते हैं उन सबको अरेस्ट कर लेते हैं, उन सबको कैद कर लेते हैं, ठीक है। और कलकत्ता में भी आप सभी को पता है कि ब्लैक होल का एक इवेंट होता है 1756 में, 1756 में। तो इस दौरान क्या होता है, कई ब्रिटिशर्स को कैद कर लिया जाता है। इसी तरह वॉरेन हेस्टिंग्स को भी ये क्या कर लेते हैं, इम्प्रेसनमेंट में डाल देते हैं, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स किसी तरह बच बुझाकर फुल्टा आइलैंड्स पर पहुंच जाते हैं, फुल्टा द्वीप पर पहुंच जाते हैं, और फुल्टा आइलैंड्स पर उन्हें बाकी अंग्रेज या बाकी ब्रिटिशर्स भी मिल जाते हैं, जो ब्लैक होल एक्सीडेंट या ब्लैक होल जो इवेंट है उसके बाद वहां पर पहुंचे होते हैं, ठीक है। अब जब रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी आती है, जब रॉबर्ट क्लाइव की सेना आती है, तो उस आर्मी को, उस सेना को हेस्टिंग्स भी काफी हेल्प करते हैं, उस सेना को हेस्टिंग्स भी मदद करते हैं, ठीक है। हेस्टिंग्स सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन क्लाइव्स फोर्सेस एज दे रिटूक कलकत्ता इन जनवरी 1757। अब चीजें थोड़ी सी आगे पीछे हो गई हैं क्योंकि हमने बीच में विलियम वॉटसन का डिस्कशन कर लिया है, और अब हम वॉरेन हेस्टिंग्स की ही बात कर रहे हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो बंगाल में अपॉइंट किए गए थे 52 में, मैंने कहा आप लोगों को 1750 में तो कलकत्ता में आए थे क्लर्क के रूप में, 1752 में हम देखते हैं मुर्शिदाबाद में पहुंचा दिया जाता है 52 में। फिर हम देखते हैं कि जब कलकत्ता में हमले होते हैं तो मुर्शिदाबाद से इन्हें इम्प्रेसनमेंट में डाल दिया जाता है, किसी तरह से बचकर ये फुल्टा आइलैंड पर चले जाते हैं। और जब क्लाइव की फोर्स आती है तो उसके साथ मिलकर ये कलकत्ता को वापस से कैप्चर करने में हेल्प भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, आफ्टर दिस स्विफ्ट डिफीट द नवाब अर्जेंटली सॉट पीस एंड द वॉर केम टू एंड। तो फिर हम देखते हैं कि अलीनगर की ट्रीटी होती है और नवाब इजीली क्या कर लेते हैं, हथियार डाल देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद जो क्लाइव क्या करता है, क्लाइव काफी इंप्रेस होता है हेस्टिंग के कार्य से, और हेस्टिंग से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं, काफी उनसे इंप्रेस हो जाते हैं, और उन्हें वापस से कहां भेज दिया जाता है, उन्हें कासिम बाजार भेज दिया जाता है, ठीक है। तो कासिम बाजार भेज दिया जाता है, और कासिम बाजार भेजने के बाद उन्हें भी इंगेज किया जाता है इस एक्टिविटी में कि किसी भी तरह से हमें सिराजुद्दौला को ओवरथ्रो करना है, पद से और रिप्लेस करना है, उसकी जगह पर अपॉइंट करना है किसे, अपने फेवरेबल व्यक्ति को, जो कि कौन है, मीर जाफर है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स का और साथ ही विलियम वॉटसन का काफी इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। प्लासी के युद्ध के पीछे जो कंस्पायरेसी हुई, जो षड्यंत्र हुआ है, और जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की कमजोर हुई का जो पकड़ है वो कमजोर हुई है, उसके पीछे रोल है किसका, विलियम वॉटसन का और वॉरेन हेस्टिंग्स का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1758 में जब सब कुछ हो गया है, प्लासी का युद्ध जीत चुके हैं, 1758 इन 1758 के दौर की अगर बात करें तो इन 1758 में अब क्या होता है, इन्हें अगेन अपॉइंट कर दिया जाता है ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में बंगाल की कैपिटल मुर्शिदाबाद में। तो अब ये बन गए बंगाल में रेजिडेंट। देखिए यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे सिर्फ क्लर्क थे 1750 में जब आए थे, फिर 1752 में इन्हें विलियम वॉटसन के अंडर में काम करने के लिए भेज दिया था। 1758 में हम बात कर रहे हैं तो ये ब्रिटिश रेजिडेंट बन गए हैं, ब्रिटिश एक रेजिडेंट के रूप में ये अपॉइंट हो गए हैं। और ब्रिटिश रेजिडेंट बनाकर इन्हें कहां अपॉइंट कर दिया गया है, मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद इज द कैपिटल ऑफ बंगाल, और बंगाल के नवाब की राजधानी ही क्या हुआ करती थी, मुर्शिदाबाद। अब ये रेजिडेंट बन गए। अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड ऑफ हिज करियर एट द इंस्टिगेशन ऑफ क्लाइव। तो क्लाइव के द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है क्लाइव इज द गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग दैट टाइम इन 1758 टू 1760। अब यहाँ पर ये रेजिडेंट हैं। हिज टास्क ऑफ इशूइंग ऑर्डर्स टू द न्यू नवाब ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइव एंड द कलकत्ता अथॉरिटीज। अब यहाँ पे इनका काम क्या, देखिए कलकत्ता और मुर्शिदाबाद, कलकत्ता सेंटर है अंग्रेजों का और मुर्शिदाबाद सेंटर है बंगाल के नवाब का, और मुर्शिदाबाद में बैठे हुए हैं कौन, मुर्शिदाबाद में बैठे हुए हैं वॉरेन हेस्टिंग्स।
तो इनका काम ये था कि जो कलकत्ता में बैठे हुए ब्रिटिश अथॉरिटीज थी उनके ऑर्डर्स को, उनके आदेशों को किसे ट्रांसफर करें, बंगाल के नवाब को ट्रांसफर करें। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के अथॉरिटीज या बंगाल की कलकत्ता की अथॉरिटीज या अधिकारियों के जो भी आदेश थे उन्हें किसे इशू किया करते थे, बंगाल के नवाब को। और इस तरह से ये अपनी मजबूत पकड़, अपना कंट्रोल बनाए रखे हुए थे किसके ऊपर, बंगाल के नवाब के ऊपर। ठीक है, इन 1761 ही वाज रिकॉल्ड एंड अपॉइंटेड टू द कलकत्ता काउंसिल। अब देखिए 1761 में क्या होता है, तो अगेन इन्हें प्रमोशन मिल जाता है और 1761 में ये कलकत्ता की काउंसिल के ही क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। आप सभी को पता है उस समय पर जो गवर्नर होता था वो गवर्नर अकेला काम नहीं कर पाता था, गवर्नर के साथ साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, एक कार्यकारी परिषद होती थी। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लगभग 3 या 4 लोग हुआ करते थे, 3 या 4 मेंबर हुआ करते थे, एक गवर्नर और 3 या 4 सदस्य हुआ करते थे इस काउंसिल में। तो फाइनली इन्हें 1761 में क्या किया जाता है, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर या सदस्य बना दिया जाता है इन 1761। और आप सभी को पता है कि 1761 में बंगाल के जो गवर्नर थे उनका नाम आप सभी को पता है कि उस समय पर बंगाल के जो गवर्नर थे वो थे हेनरी बेंसिटाट। अभी हमने डिस्कस किया हेनरी बेंसिटाट, और उनके समय बंगाल के नवाब बना दिए जाते हैं मीर कासिम को। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 1761 में ये क्या बन गए हैं, ये बन गए हैं काउंसिल के मेंबर ऑफ कलकत्ता। देखिए इसके बाद हेस्टिंग क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं 1764 और ये लौट जाते हैं कहां पर, ब्रिटेन। तो ध्यान रखिए इन 1764 हेस्टिंग रिजाइंड इन दिसंबर 1764 एंड सेल्ड फॉर ब्रिटेन द फॉलोइंग मंथ। और अब उसी महीने, उसी मंथ दिसंबर में ही ये कहां चले गए, ब्रिटेन पहुंच गए 1764 1764 में। ठीक है, अब इनका पुनः आगमन या पुनः ये वापस इंडिया कब आते हैं, तो वापस ये इंडिया आते हैं जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा जाता है। 1764 में ये चले गए थे और जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा जाता है, आप सभी को पता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया था 1766 से 1769 तक। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के समय पर ये पुनः इंडिया आते हैं, वापस से इंडिया आते हैं। तो ये और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें फिर 1773 में क्या किया जाता है या 1772 में क्या किया जाता है, गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंट किया जाता है। तो इनिशियल लेवल पर हमने डिस्कस किया, प्रारंभिक स्तर पर हमने डिस्कस किया वॉरेन हेस्टिंग्स का जो पूरा टाइम था, पूरा का पूरा जो उन्हें मूवमेंट हुआ, पूरा का पूरा जो उन्होंने डेवलपमेंट किया इंडिया में। अब हम बात करेंगे कि जब वो गवर्नर जनरल बन जाते हैं 1772 या 1773 में, जब वो देखिए पहले गवर्नर बने फिर गवर्नर जनरल बने, तो जब वो गवर्नर या गवर्नर जनरल बन जाते हैं 72-73 के दौर में, उस समय फिर आने के बाद वो क्या रिफॉर्म्स करते हैं, क्या सुधार करते हैं इंडिया के प्रशासन में, इंडिया के रेवेन्यू सिस्टम में, इंडिया के हम बात करें तो सोशल और दूसरे जो अफेयर्स थे उन सभी मामलों में उनके क्या रिफॉर्म्स होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, उनको समझेंगे। ठीक है, फिलहाल हमने देखा वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 में 18 साल की उम्र में क्लर्क बनकर आते हैं। 1752 में कहाँ चले जाते हैं, तो 1752 में मुर्शिदाबाद चले जाते हैं विलियम वॉटसन के अंडर में कार्य करने के लिए। 1758 तक की बात की जाए और तो ये वापस से कहाँ चले गए हैं, 1758 ब्रिटिश रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद, बैटल ऑफ प्लासी हो जाने के बाद 1761 का दौर आता है और 1764 में ये वापस चले जाते हैं। ठीक है, 1761 में इन्हें कलकत्ता काउंसिल का मेंबर बना दिया जाता है। 64 में वापस चले गए, 66 में वापस लौट के आ गए, 66 से 69 के दौर में वापस लौट के आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि 1772-73 के अप्रोक्स बंगाल के गवर्नर या बंगाल के गवर्नर जनरल भी इन्हें ही बना दिया जाता है। ठीक है,